गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो एल्केन चैप्टर हमारा चल रहा था कक्षा 12 में, जिसमें हमने हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की परिभाषा, उनका वर्गीकरण तथा उनका भौतिक गुण पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन को बनाने की विधियाँ। जो मैंने पहले जितना भी समझाया इस चैप्टर में उससे रिलेटेड और किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन को बनाने की विधियाँ। तो इसमें पहली विधि है अल्कोहल से हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाए। अल्कोहल से हेलो एल्केन को बनाने की 4-5 विधियां हैं इसमें। पहली है इसमें हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। अब यहाँ देखो हैलोजन अम्ल, तो इसको इस टॉपिक को हमने रटना नहीं है, रटाफिकेशन नहीं करना है इसका, इसे समझना है, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मेन पॉइंट, मेरा मेन टारगेट यही है कि तुम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें यहाँ, इसे रट्टाफिकेशन में ना लेकर जाएं। हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। अब यहाँ देखो हैलोजन का मतलब है X और अम्लों का मतलब है H। तो H जो है वो पॉजिटिव चार्ज में है और X नेगेटिव चार्ज में है, तो सूत्र बनाते समय हमेशा H पॉजिटिव को हमेशा आगे लिखा जाता है और X को हमेशा, तो सूत्र बन जाएगा HX। तो हैलोजन अम्लों से क्रिया करवानी है किसकी? अल्कोहल की। तो अल्कोहल प्लस HCl अगर हम लेते हैं तो हमारे पास यहाँ देखो R पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। तो यहाँ देखो इन दोनों के बीच में R, इस अल्कोहल का पॉजिटिव पार्ट R इस के नेगेटिव पार्ट से जुड़ जाएगा। पॉजिटिव से नहीं जुड़ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव से ही जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा RCl मतलब हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन को ये बनाने की विधि हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर कंडीशन है कि इसे बनाने के लिए हमें निर्जल ZnCl2 लेना पड़ेगा, जो कि हमारी अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, इसलिए हम इसे तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जल बाहर निकल रहा है, मतलब OH और ये वाला H जुड़ करके जल बना रहा है, H2O बना रहा है। तो इसलिए जल का बाहर निकलना निर्जलन कहलाता है, इसलिए यह एक निर्जलन अभिक्रिया है। अब उसके बाद है कि यहाँ पर हमने ये जो HCl लिया है वो सांद्र लिया है और यहाँ पर निर्जल ZnCl2 लिया है। निर्जल का मतलब है जिसमें पानी की कमी हो, बिना पानी वाला ZnCl2 लिया है। तो सांद्र HCl और ZnCl2 मिल करके लुकास अभिकर्मक कहलाते हैं। दोनों को जब मिला दिया जाए तो इसे लुकास अभिकर्मक कहते हैं। तो अब प्रश्न आएगा कि अल्कोहल की हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया करवाइए, अल्कोहल की निर्जलन अभिक्रिया करवाइए, अल्कोहल के लुकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाइए। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो तुम्हें ये वाली अभिक्रिया इसमें लिखनी है। उसके बाद है कि यहाँ पर हम जो अल्कोहल ले रहे हैं, अगर वो अल्कोहल 3 डिग्री लेते हैं तो अभिक्रिया बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, और अगर 2 डिग्री लेंगे तो थोड़ा धीरे होगी अभिक्रिया, और अगर 1 डिग्री लेते हैं तो अभिक्रिया और ज़्यादा धीरे होगी। अब उसके बाद है कि HCl वाली बात करें, मतलब हैलोजन अम्लों की बात करें, तो HI अगर हम लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी अभिक्रिया, HCl लेते हैं तो बहुत धीरे होती है अभिक्रिया, और HBr लेते हैं तो थोड़ा मीडियम स्पीड में रिएक्शन होएगी। अब HCl ले रहे हैं तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पर निर्जल ZnCl2 की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है कि जो रिएक्शन धीरे हो रही है वो इतनी ज़्यादा धीरे ना हो पाए कि हमें प्रोडक्ट्स बहुत देर के बाद मिले। तो HCl अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो निर्जल ZnCl2 को हमें यूज़ करना
पड़ेगा और HCl और निर्जल जलन Cl2 मिल करके लुकास अभिकर्मक कहलाते हैं। उसके बाद दूसरी अभिक्रिया है थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। अल्कोहल से, अब यहाँ पर देखो थायोनिल क्लोराइड का सूत्र है SOCl2। अब हमने यहाँ पर अल्कोहल को ऐसे फैला करके लिखा है इसको समझने के लिए ROH, और यहाँ पर SOCl2 को भी हमने इस तरह से फैला कर लिखा है। अब इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है कि ROH में R और इसका SOCl2 का Cl जो है बीच में से बंद इनका टूट जाता है और RCl जो है वो यहाँ पर अलग हो जाता है, मतलब एल्किल क्लोराइड अलग हो जाता है और यहाँ पर HCl के बीच में कट लग जाता है और HCl अलग हो जाता है और यहाँ पर बच जाता है SO2, तो SO2 भी यहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ पर देखो HCl एक गैस है जो कि रिएक्शन के दौरान बनती है और उड़ जाती है इसको यहाँ पर गैस फॉर्म को हमेशा इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है SO2 भी गैस है, वो भी रिएक्शन के दौरान बनने के जस्ट बाद वो उड़ जाती है और पीछे बच जाता है RCl। तो ये है एक ऐसी विधि है जिसमें हम शुद्ध RCl, शुद्ध एल्किल क्लोराइड या शुद्ध एल्किल हैलाइड्स हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है। इसका जब महत्व पूछा जाएगा इस अभिक्रिया का तो इसमें यही वाला पॉइंट जो मैंने अभी समझाया है वही लिखना है। इसमें पढ़ेंगे हम कि अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की यह उत्तम विधि है। तो प्रश्न आएगा कि अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की कौन सी विधि सर्वाधिक उत्तम है। तो थायोनिल क्लोराइड से जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया सबसे ज़्यादा उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्योंकि इसमें बनने वाले सह उत्पाद का मतलब है कि हमारा मेन प्रोडक्ट जो है एल्किल हैलाइड है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन्हें सह उत्पाद कहा जाता है। इसमें सह उत्पाद है SO2 और HCl जो कि गैसीय होते हैं और ये आसानी से दूर कर लिए जाते हैं। उसके बाद है कि पिरिडिन। अब यहाँ पर जो है कंडीशन हमने रखी है कि इस रिएक्शन के अंदर अगर हम पिरिडिन डालेंगे तभी ये रिएक्शन संपन्न होगी। तो अब यहाँ पर जो पिरिडिन है इसका कार्य इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में कि पिरिडिन का इस रिएक्शन में क्या कार्य है। पिरिडिन का काम है कि जो HCl इसमें बन रहा है उसको अवशोषित करना। अगर ये उसको अवशोषित नहीं करेंगे, मतलब अगर हम पिरिडिन नहीं डालेंगे तो HCl फिर से RCl के साथ रिएक्शन कर सकती है और कुछ और प्रोडक्ट बना सकती है। तो इसलिए HCl को अवशोषित करना इस रिएक्शन में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है कि इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं। पहले जो रिएक्शन हमने की थी उसमें नाम आया था लुकास वैज्ञानिक का नाम था जिसने इस अभिक्रिया की या इस सॉल्यूशन की के बारे में बताया था। तो उस अभिकर्मक का नाम बना दिया गया लुकास अभिकर्मक। और यहाँ पर डार्जन नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया है या बताया होगा, तभी इसका नाम क्या रखा गया है, डार्जन अभिक्रिया। अब यहाँ पर मेन बात ये आती है कि जहाँ पर भी किसी वैज्ञानिक का नाम आ जाता है, जैसे यहाँ पर लुकास वैज्ञानिक का नाम आया है तो केमिस्ट्री में वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। तो लुकास अभिकर्मक के बारे में काफ़ी पूछा जाता है पेपर में। अब उसके बाद डार्जन अभिक्रिया किसी वैज्ञानिक का नाम आ गया, डार्जन भी किसी वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए ये रिएक्शन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट को छांटने का बहुत अच्छा तरीका है केमिस्ट्री में कि कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और कौन सी रिएक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये नहीं कह सकते तुम लोग, लेकिन कौन सी रिएक्शन से इम्पॉर्टेंट है वो तुम लोग इसमें छांट सकते हो। उसके बाद है तीसरी अभिक्रिया है कि हम अल्कोहल से अभिक्रिया करवा रहे हैं। तीसरी अभिक्रिया है PCl5 के साथ अभिक्रिया। तो ROH को हम यहाँ पर भी ऐसे फैला करके लिखेंगे और PCl5 को हम ऐसे फैला करके लिखेंगे। तो यहाँ पर ROH और PCl5 में इस तरह से कट लगेगा और RCl बनेगा। यहाँ पर एक कट लगेगा, HCl बनेगा और बीच में जो बच गया है वो है POCl3। उसके बाद है PCl3 के साथ अभिक्रिया, वो हमने की थी PCl5 के साथ अभिक्रिया और ये है PCl3 के साथ अभिक्रिया। PCl3 वाले के अंदर अभी तक हमने 3 रिएक्शंस किए, उन सभी में ROH हमने एक लिया था। अब हम PCl3 वाले में 3 ROH ले रहे हैं। उसका कारण लिखेंगे हम कि PCl3 को हम इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर R और इसका Cl, इसका R और इसका Cl, इसका R और इसका Cl, ये मिल करके 3 RCl के अणु बना देंगे, 3 अणु RCl के बना देंगे।
और यह बीच में बच जाएगा PH3PO3, H3PO3। अब PCl3 और PCl5 की रिएक्शंस को हम याद करेंगे। PCl3 के लिए हमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, 3-3-3, मतलब इसमें हम ROH3 ले रहे हैं, PCl3 के अंदर Cl3 है, RCl3 बन रहे हैं, और H3PO3 के अंदर 2 बार 3 आ रहा है। उसके बाद है कि ये जो है PCl5 और PCl3, अब PCl3 की जगह अगर हम PBr3 लेना चाहें और PI3 लेना चाहें तो क्या पॉसिबल है, क्योंकि PBr3 जो है वो हमारे एक्चुअल में प्रकृति में नहीं पाया जाता। PI3 और PBr3 प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, तो इन्हें इंस्टेंट बनाने के लिए, तो या हम ये कह सकते हैं PBr3 और PI3 को हम P+Br2 और P+I2 द्वारा प्रदर्शित करेंगे, और इसके जो साइड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हमें दिखाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। रेड फास्फोरस P मतलब रेड फास्फोरस, रेड लाल फास्फोरस, और X2 के अंदर हम Br2 भी ले सकते हैं और I2 भी ले सकते हैं। अगर हमें RBr बनाना है तो Br2 लेंगे, अगर RI बनाना है तो I2 लेंगे। अब उसके बाद इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि अल्कोहल में मान लीजिए कि ब्यूटिल अल्कोहल लिया है C4H9OH, इसकी हमने आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाई लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो C4H9I बना, तो 1 आयोडोब्यूटेन इसमें बना। तो क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि अल्कोहल से 1 आयोडोब्यूटेन बनाए। तो यहाँ पर अगर हमें इतनी बात पता लगी कि 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, तो हमें अल्कोहल अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सा हमें लेना है। वहाँ पर हमें ये नहीं बताएंगे कि अल्कोहल कौन सा लें, आपको सिर्फ प्रोडक्ट बता दिया गया है कि 1 आयोडोब्यूटेन बनाए अल्कोहल से। तो अल्कोहल कौन सा लेना है, C4H9 वाला लेना है, तो ये चीज़ हमें अपने आप पता लग जानी चाहिए। और 1 आयोडोब्यूटेन है तो इसमें हमें I2+ में रेड फास्फोरस इसमें हमने लेना है। तो इस चीज़ की नज़र हमें खुद को रखनी पड़ेगी कि कौन सा प्रोडक्ट किस चीज़ में बन रहा है और कौन सा क्या क्या कंडीशंस उस रिएक्शंस में हो रही हैं, और वो चीज़ें याद रहेंगी अगर हमें, तो हम किसी भी प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकेंगे। उसके बाद है NaBr द्वारा अभिक्रिया। NaBr के साथ अल्कोहल के साथ जब हम NaBr की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें H2SO4 साथ में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है इसके अंदर अल्कोहल की रिएक्शन अगर हमें NaBr से करवानी है तो H2SO4 को हमें साथ में लेना पड़ेगा, तो RBr बन जाएगा, RBr बन जाएगा और NaHSO4 और H2O साथ में निकल जाएंगे। तो इसमें अगर ये 2 प्रोडक्ट्स हमें याद नहीं भी रहते हैं इस रिएक्शन में तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें बन क्या रहा है, RBr बन रहा है। अभी तक जितनी भी रिएक्शंस की थी वो ज़्यादातर हमने RCl वाली की थी, या RBr वाली रिएक्शन है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है कि हम लोगों ने जब ये रिएक्शन स्टार्ट की थी तब हमने हेडिंग में लिखा था हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन बनाने की विधियाँ। तो हमने इसमें हेलो एल्कीन्स बना लिए लेकिन हेलो एरीन अभी तक नहीं बनाया है। तो यहाँ पर ये स्पष्टीकरण किया गया है इस चीज़ का कि ये जो 5 रिएक्शंस हमने की हैं अभी, HCl, SOCl2, PCl5, PCl3 और NaBr वाली, ये जो 5 रिएक्शंस की हैं, इन पांचों रिएक्शंस में से कोई भी रिएक्शन जो है हेलो एरीन नहीं बना रही है, सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्कीन्स बना रहे हैं। तो यहाँ देखो कि इस विधि द्वारा फिनोल से, क्योंकि हम यहाँ पर अल्कोहल ले रहे हैं तो हेलो एल्कीन मिल रहे हैं, अगर हम यहाँ पर फिनोल ले लेते, मतलब R की जगह बेंजीन रिंग ले लेते, तो यहाँ पर हमें R की जगह बेंजीन रिंग ही मिलता और ये हेलो एरीन बन जाता। तो फिनोल से एरिल हैलाइड हम प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? क्योंकि फिनोल में अनुनाद पाया जाता है, फिनोल में
अनुनाद पाया जाता है। तो मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया था, जब वो बेंजीन रिंग के ऊपर Cl वाला उदाहरण दिया था, तो इसमें कहा था कि इसमें 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स इसके Cl के इसमें खींच लेते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि Cl के ऊपर, Cl और बेंजीन रिंग के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, तो इसे अनुनाद कहते हैं। तो फिनोल में भी इस तरह से अनुनाद आ जाता है। अनुनाद के कारण इसमें भी द्विबंध के गुण आ जाते हैं, और द्विबंध जो होता है वो थोड़ा सा मजबूत होता है, वो टूटेगा नहीं, वो टूटेगा ही नहीं, तो X जुड़ेगा कैसे? ठीक है, तो उसके बाद है नेक्स्ट अभिक्रिया एल्किनो से, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।